जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस जो वीडियोस थी अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैं रेडियस एटम के रेडियस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। और आपको ये चाहिए कि अगर आप वीडियोस लगातार देख रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि एक या दो वीडियोस में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो टॉपिक को आप कवर कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फिर रह जाएगी। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप टॉपिक नहीं जबकि पूरे चैप्टर को कवर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो सिस्टमेटिक मैंने वीडियोस इसमें अपलोड किए हैं उसी वीडियोस को आप देखो। उसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट रह जाए, हालांकि इसके बाद कोई डाउट रहेगी नहीं, लेकिन इन केस अगर रह जाती है तो आप मुझे प्रॉब्लम अपने शेयर कर सकते हो। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी देता ही रहता हूँ बच्चों को, जिससे कि बच्चे उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और उसके बाद मेरे से डाउट पूछें। इंटरेक्शन के बिना कोई चैप्टर कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वन साइडेड मैं पढ़ाता रहूं और आप पढ़ते रहो तो आपको लगेगा कि ये मतलब वन वे हो गया है, टू वे नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ पे इसलिए हमेशा हमारे स्टूडेंट्स भी इसलिए हमेशा होते हैं क्योंकि वो हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी ये इंटरेक्शन होना चाहिए। तो और यहाँ पे हमेशा की तरह ईशा और खुशी दोनों हमारे पास रेडी हैं और दोनों नीट के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं हमारे लिए। इस अपने परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी बेस्ट है, तो उस पे मैं बात करूँगा परफॉर्मेंस नो डाउट। अगर कभी भी आपको क्वेश्चंस के बारे में पूछना हो, जैसे कि अभी मैंने कुछ चैप्टर्स के टेस्ट भी लिए थे, तो इन बच्चों ने फुल आउट ऑफ फुल मतलब जो स्कोर है उसके में से पूरे स्कोर इन्होंने करके दिखाया है। तो एक बेस्ट बच्चों का जो बैच होना चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बाय द वे अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो टॉपिक जैसे कि एटम्स में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, और एटम्स में आपके पास होता क्या है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना एटम्स के न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में, आप जैसे यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। क्या है इसकी एनर्जी? तो एटम के न्यूक्लियस के अगर सराउंडिंग्स में ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें एनर्जी किस तरह की एनर्जी होगी, आप बता सकते हो क्या? अगर आप बता सकते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करें कि कौन सा है आपकी एनर्जी है, या आप डायरेक्ट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं जी हाँ बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आप वहाँ पे बताना चाहते होगे कि यहाँ पे दो तरह की एनर्जी है। एक एनर्जी होती है जिसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? तो बिल्कुल सही, हाफ mv², ये फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसा ही होता है, सैटेलाइट के साथ भी तो ऐसा ही होता है ना। अगर मैं कहूँ कि सन के अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, सभी टीचर देते हैं तो मैं भी सन के ही अराउंड ले रहा हूँ। तो अगर सन के अराउंड कोई सैटेलाइट, चाहे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो चाहे वो नेचुरल सैटेलाइट हो, वो रिवॉल्व करती है तो उसमें दो तरह की एनर्जी होती है। हालांकि ये दो एनर्जी जो है वो आपकी होती है कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसी दोनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। और मैकेनिक्स में भी हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं कि क्योंकि मैकेनिक्स में भी यही बात है कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो फिजिक्स जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो नेचर की बात होती है, तो फिजिक्स भी गोल है, नेचर भी गोल है हमारा, और हमारा रिजल्ट भी गोल है। ठीक है, तो चलिए काइनेटिक एनर्जी की बात मैंने की, मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अच्छा, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यहाँ पे लिखना होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R। और ये R जो है आपके लिए, ये R ही रेडियस है जिस एक सर्टेन ऑर्बिट के अबाउट आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ओके, तो Q1 क्या है? Q1 अगर मैं इसको बोलूँ, ये Q1 है आपका, जो कि ZE है। ये जो है प्लस में, न्यूक्लियस चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे चार्ज होता है प्लस का। और E क्या है? तो E इलेक्ट्रॉन है जिस पे माइनस चार्ज होता है। तो इसको आप K ZE इंटू -E अपॉन में R लिख देता हूँ मैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या आ रहा है? माइनस आगे लगा दूं क्या? यस सर। माइनस मैंने लगा दिया आगे।
ये हो गया। अच्छा, लेकिन अभी पोटेंशियल एनर्जी का तो हमारे पास आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की फार्मूला है, हमें वेलोसिटी का फार्मूला जानना होगा। तो मैं बताऊँ वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास, तो ये वेलोसिटी का फार्मूला जो आपने अगर देखा होगा, आपको पता होगा, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ में आएगा। और अभी मैं यहाँ पे इस फार्मूले को सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये फार्मूला मैं यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ, और ये कैसे आया ये फार्मूला, इसको भी मैं इसी पैटर्न में यहीं पे डिस्कस भी कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पर, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग ही रहा होगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच लग रहा है, ये तो पक्का है, ठीक है, ये तो पक्का है, ये लगेगा। अच्छा, उसके बाद अगर ये दोनों पक्का है तो इसमें मैं कहूँ कि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे लग रहा होगा आपका सेंटीपीटल फोर्स। कौन सा? सेंटीपीटल फोर्स। और ये जो सेंटीपीटल फोर्स है, FC लिख दो इसको, ये जो सेंटीपीटल फोर्स है, ये सेंटीपीटल फोर्स किसके इक्वल होगा? तो इस दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। तभी तो इस फिक्स ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है। क्योंकि अगर फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, ऊपर चला जाता, नीचे चला जाता, तो दोनों तरफ से फोर्स तो बराबर लगता नहीं। तो अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर मैं यहाँ हाफ mv² ले रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी की तो वैल्यू मैं बाद में पुट कर लूँगा। जो मेरे पास कंडीशन है वो है हमारा सेंटीपीटल फोर्स FC इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE, ऐसे लिख लिया मैंने। और ये जो FC है, सेंटीपीटल फोर्स जो है, ये सेंटीपीटल फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? mv² बाय r, mv² बाय r, ये सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, तो आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तो कई बार आपने पढ़ा है, KQ1 Q2 बाय r², KQ1 Q2 बाय r²। तो यहाँ पे मैं KQ1 Q2 बाय r² लिख रहा हूँ। Q1 मतलब ZE, Q2 मतलब E अपॉन r², ऐसा हो गया, ठीक है। एक R कैंसिल हो गया। अब ये रह गया mv² इक्वल टू KZE² अपॉन में R, ये रह गया अपना। लेकिन अभी भी ये काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बन पाया, mv² है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दें क्या? अच्छा, ठीक। तो ये हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओह, तो काइनेटिक एनर्जी का एक अलग फॉर्मूला मिल रहा है मुझे। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो मेरे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये है, दिस वन इज इक्वल टू वेरी गुड, KZE² बाय 2R। अब बात करें कि भाई टोटल एनर्जी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा ही था आपका, ये जो है आपका टोटल एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी KZE² बाय 2R प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस KZE² बाय R। अच्छा, ये आ गया। अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम के साथ साथ कॉमन भी बहुत कुछ आ जाएगा। तो कॉमन KZE² बाय R, ये तो अपना कॉमन आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 1/2 माइनस 1, आएगा क्या? आएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू कितना देगा? KZE² बाय R, और यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 1/2 माइनस 1, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा। आगे माइनस लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला
ये आ गया आपके पास। अच्छा, आपको पता है क्या कि ये जो माइनस में वैल्यू आती है ना, ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से उसको पकड़ा हुआ है, बाहर नहीं जाने देगा, है ना। कि ऐसा नहीं कि मतलब आप सोचोगे कि आप भी यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमारी क्लास चल रही है, आप भाग जाओगे, मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से बंधा हुआ है, किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस जस्ट लाइक मैं टीचर हूँ, मैं न्यूक्लियस हूँ और आप दोनों इलेक्ट्रॉन हो, तो ये बंधा हुआ है। और ये प्लेनेट पे भी सेम काम होता है। जो हम अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी, अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में भी जो टोटल एनर्जी आती है वो निगेटिव में आती है। वो ये बताता है कि प्लेनेट आपका जो है वो जो सन है उससे बंधा हुआ है, ये नहीं, राइट। तो इस चीज़ के बारे में बताता है। अब मैं इसी में जो आर है आपकी, आर की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, रेडियस की वैल्यू को मैं पुट करूँगा। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप रैंडमली मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पे आए हो, तो आपको मैं फिर से याद करा दूं कि ये आप समझ में तो आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो मैं आर की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, वो आर की वैल्यू जो है मेरे प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद ही समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैं सीधा आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ और ये याद रहेगा ना, देख लो आप लोग, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r माइनस में, ठीक है। तो पहले मैं उस जगह पे ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर 2r माइनस में। और मैंने क्या कहा कि आर की वैल्यू मुझे याद दिला दो आप। तो आर की वैल्यू ये रही। आप बताओ खुशी, बताओ आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर भी है क्या? अच्छा, एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन में भी कुछ है? एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। अच्छा, एन स्क्वायर, वेरी गुड। अरे बहुत बड़ा सा वैल्यू हो गया ये तो। इसकी वैल्यू को मुझे आर वाले में लगाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू को मुझे यहाँ पे आर में पुट करनी है, इसकी वैल्यू को, ताकि हमें टोटल एनर्जी का एक और फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे काम करते हैं और इसकी वैल्यू को लगाते हैं। अब दिस वन इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 आर की वैल्यू अगर रख दी जाए 4 पाई स्क्वायर, तो इसमें नीचे ही आएगा ना इस तरफ। 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर बाई वाला ऊपर चला जाए। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अरे वाह, सही में ये ऊपर चला गया। अच्छा, अब कुछ कैंसिल भी करें क्या? अच्छा, बता दो क्या कैंसिल करना है सर? हाँ, ये आ जाएगा बताओ। सर जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू ठीक रखी है आपने? यस सर। 2r देख लो, यस देख सर, लो। सही है। देख लो, फिर से देखो, क्योंकि रेडियस में ये जो है, ये अगर अभी k की वैल्यू को रखनी पड़ेगी आपको। k की वैल्यू हमने रखा नहीं है ना, नहीं। तो k की वैल्यू तो अभी हमने रखेंगे भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए ना टोटल एनर्जी की, आप देखना उसके बाद बताना मुझे। टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? माइनस, बताओ। माइनस के जेड 2 पाई, 2 पाई स्क्वायर, हाँ एम के स्क्वायर, हाँ जेड स्क्वायर, हाँ, ई 4, ई पे पावर 4 अपॉन में भी कुछ है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, वेरी गुड, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। एन स्क्वायर एच स्क्वायर देखो नीचे आना चाहिए हमारा, यस सर। है ना। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो 1/r की वैल्यू यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी। हमने r की वैल्यू यहाँ पे जैसे लगाया है, ये 1/r की वैल्यू होगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, टोटल एनर्जी के केस में हमेशा देखना आपको क्या मिलेगा। एनर्जी के केस में
आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो एनर्जी है 1/n² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपको ये ध्यान में रह गया ना तो ये ऊपर n² नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ऊपर वाले को मैं इरेज करूँ? यस सर। ओके, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ तो जो भी मैंने लिखा था ये और ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल नेचुरल तरीके से हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बहुत टफ वे में काम कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे एक सिंपल वे में जैसे चलते हैं हम लोग। हमें पता था कि ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है n² की, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ना, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए माना जाए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो वो जो वैल्यू आएगी और अपॉन में n² को हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे इस चीज़ का आइडिया था। और इवन मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बता दूँ, हमारे बच्चों को भी इस चीज़ का आइडिया था। इसलिए उन्होंने यहाँ पे जब अप्लाई किया तो उन्होंने खुद हमें इशारा किया कि यहाँ पे ये चीज़ वैल्यू गलत आएगी। आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट MCQ में क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है नीचे वाले पार्ट में n² h² लाना ही है, लाना है आपको, ठीक है? तो चलिए, अब मैं यहाँ पे ऊपर क्या लिखूँ बता दो बच्चों। 4, बताओ ऊपर की वैल्यू को क्या लिखना है? 4 पाई स्क्वायर हाँ mk हाँ, ze स्क्वायर mk/z² अपॉन में n स्क्वायर h स्क्वायर n² h²। तो अब जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे बच्चे जो यहाँ पे देख रहे हैं, वो भी ये चीज़ को समझ चुके हैं कि यहाँ पे इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है वो नहीं करनी है। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया कि एक जनरल वे में हमारी जो टीचिंग लेवल है एक जनरल लेवल में है। कोई बहुत ही रफ टफ काम नहीं कर रहे कि हम आपको डायरेक्ट किसी पोजीशन पे लेके जाके दिखाना चाहते हैं कि आप इतना बड़ा आप कर लो। छोटा सा ही काम है, लेकिन ईमानदारी से करना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब आप अगर मल्टीप्लाई भी करोगे ना, ये 2 2 जा से 4 2 पे तो k तो था ही आपका, Yes, और sir. k एक k यहाँ पे है और दूसरा k यहाँ पे है, यस तो k इंटू k² हो गया। सर अच्छा, z z एक z इधर है, एक z इधर है, तो z² भी हो गया। और e स्क्वायर e4 हो जाएगा। e पे पावर 4 हो गया। यस सर एक मास भी है एक m, यस सर और अब पाई स्क्वायर यस सर 2 भी है, यस और नीचे में n² h²। यस सर तो बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है, और ये आपका टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। यस तो यहाँ तक कोई डाउट? कुछ नहीं, आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। और आगे में स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन एटम की जो बात करेंगे हम, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके हाइड्रोजन एटम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को एक बार देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इसमें क्या करना है, इसमें n² को आप अलग कर देना। क्या करना है? n² को अलग कर देना। मैं यहीं पे करता हूं, देखो आप जरा अलग से क्यों करना, इसी में कर लेते हैं। इनटू यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1/n², लिख दिया। अब ये जो 1/n² लिख दिया मैंने, ये पूरा फॉर्मूला जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस पे सोचेंगे आप। क्योंकि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उसमें क्या बताया गया था कि देखो भाई, उसमें ये बताया गया था कि अगर ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रिलीज की, इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। रिलीज इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में करेगा एनर्जी को? रेडिएशन के फॉर्म में करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर दी, किसी भी रीजन से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, किसी भी रीजन से वो कर दिया, तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। और अगर आपने किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, एनर्जी क्या खिला पिला के दोगे? नहीं, उसको रेडिएशन के फॉर्म में ही दोगे, क्योंकि उसका एनर्जी रेडिएशन ही है।
अगर आपने इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दी तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, यही तो होता है। Yes, sir. तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू का। H प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, Yes, sir. है ना। तो इसके बारे में ये बताया गया कि भाई दिस वन इज इक्वल टू En2 माइनस En1, Yes, sir. मतलब जो एनर्जी होती है N2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, इस दोनों को माइनस कर दो अगर आप, तो आपको वहाँ पे एनर्जी के बारे में ये बता देगा कि उस जिस भी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी क्या रही होगी। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी माइनस नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट वाले पे देखते हैं कि कैसे काम करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्क्रीन आपका रेडी है, बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ना हो, है ना। स्ट्रेस हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो अभी तक बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग ने काम किया है, यहाँ पे वैसे ही काम करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एच न्यू इक्वल टू En2 माइनस En1। ओके, अब एनर्जी जो हमने फॉर्मूला निकाला था, एनर्जी का फॉर्मूला, Yes. वो बता सकते हो क्या? Yes, sir. ओके, तो फिर आप बताओ जी क्या होगा। 2 pi square राइट, 2 पाई स्क्वायर mk square एम के स्क्वायर T4 by h ई पे पावर 4 by h2 बाय एच square. स्क्वायर, यही है ना। Yes, sir. और इसका मतलब है कि ये सबको आपने कॉमन ले लिया है, ऐसा ही किया होगा। Yes, sir. अच्छा, बिल्कुल सही किया आपने। अगर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बच गया, 1 upon में N1 का स्क्वायर n2 का square. N2 का स्क्वायर। Yes. अरे वाह अरे वाह, ये तो उल्टा हो गया। यहाँ तो N2 था, ये N2 माइनस N1 था, यहाँ N1 माइनस N2 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी जो आपने निकाली थी वो माइनस में था और उस माइनस को आपने इसमें अप्लाई कर दिया, Yes, sir. इसलिए ये उल्टा हो गया। N1 का स्क्वायर पहले आ गया और N2 का स्क्वायर बाद में आ गया। तो उल्टा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अभी भी सीधा है ना। अभी भी सब कुछ सीधा है. सीधा ही है। अच्छा, उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया, न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन, Lambda. हाँ, तो ये तो फॉर्मूला होता है। Yes, sir. हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये बड़ा ही कॉमन सा फॉर्मूला था, बार बार आ जाया करता था अपने मन से और उसको सॉल्व करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हमें वेवलेंथ याद था, है ना। रमी वक्स जी मैंने ट्रिक बताया था, वेवलेंथ याद था तो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती थी, निकाल लेते थे हम लोग, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे वेव नंबर के बारे में। अगर इसी फ्रीक्वेंसी में ऊपर में बार लगा दिया तो इसको बोलेंगे हम लोग Wave number. वेव नंबर। अच्छा, अब जरा बता दो वेव नंबर को क्या आगे लिखा जाए। वेव नंबर इक्वल टू, बिल्कुल सही, 1 बाय, Lambda. और दिस वन इज इक्वल टू Mu by c. न्यू बाय, C. ओके, न्यू बाय सी, ऐसा लिखना होता है क्या? Yes, sir. ओहो, उसके बाद अब क्या करें? इसका मतलब है कि ये एनर्जी का जो लेवल है, अगर आप सिर्फ न्यू की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है, मैं हट जा रहा हूँ, आप देख लो, न्यू की बात कर रहे हो, इसका मतलब एच को आप इसके डिवाइड में लाओगे जिससे कि ये एच क्यू हो जाए। Yes, sir. सही बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो कर लें क्या? Yes, sir. ओके, तो बताओ, दिस वन इज इक्वल टू क्या लिखना होगा? 2 pi square. यही वाला बता रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, तो मैं देख के लिख रहा हूँ। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 ई पे पावर 4 by बाय CH3. सी तो था ही, और न्यू जो है मैंने जैसे बताया कि एच इधर आएगा, एच इधर आएगा तो एच क्यूब हो जाएगा। Yes, sir. वेरी गुड। और उसके बाद ठीक वही काम कर लें, 1 बाय एन स्क्वायर, हाँ, By N2 square. 1 बाय N1 का स्क्वायर And Minus by N2 square. N2 का स्क्वायर। ओहो, अब मुझे लग रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, मुझे लग रहा है इसकी कुछ वैल्यू मुझे दिखनी चाहिए। क्या कुछ है क्या इसकी वैल्यू?
क्या कुछ होगी क्या इसकी वैल्यू अगर देखा जाए? इसको मान लिया जाएगा एक कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं आर। आर क्या है? रिगबर्ग कांस्टेंट है। क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। आर है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। मेरे से मत पूछना आगे क्या है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, आर रिगबर्ग कांस्टेंट है। इसकी कुछ वैल्यू भी है क्या? 0973 into 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ओए, मीटर पर सेकंड में है, मतलब ये तो स्पीड को बता रहा है, लग रहा है पर मीटर होगा, पर मीटर है सर। है ना? हाँ वही तो, ये पर मीटर होगा सिर्फ, ये पर मीटर। हाँ, क्यों पर मीटर है भाई? तो मुझे तो याद आ गया कि ये जो आपने वेव नंबर लिखा है ना, Yes, sir. वेव नंबर को 1/λ लिखा है, लैम्डा मीटर में होता है, तो 1/मीटर पर मीटर होगा। ये कुछ ही गलती कर देती है। है ना, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे इस गलती के साथ इसका चैप्टर भी अच्छे से ख़त्म होना चाहिए, है ना, इसलिए एंजॉय करते हुए इसको ख़त्म करेंगे। और अब जो है इसकी वैल्यू अगर आपके पास आ गई है, तो अब इस वैल्यू के साथ साथ हम काम करते हैं इसके आगे। इसके आगे मतलब मैं आता हूँ स्पेक्ट्रम पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। मैंने सुना है, मुझे पता नहीं क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर इमेज दिखा दो। इमेज दिखानी है? हाँ सर। मैंने सुना था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन जो गैस होता है ना, उसमें कोई लैम्प को जला देते हैं, सोडियम लैम्प टाइप को किसी चीज़ को, और उसको लैम्प को जला देते हैं तो उससे ना अलग अलग लाइन दिखती है, यस सर। है ना, अलग अलग लाइन दिखती है। अब कौन सी रूलिंग वाली लाइन है या 4 लाइन वाली है जिसमें इंग्लिश लिखते हैं, पता नहीं क्या कौन सी लाइन है, लेकिन वो लाइन मुझे दिखती है। और वो मुझे नहीं दिखी थी, वो अलग अलग साइंटिस्ट को दिखी थी। एक साइंटिस्ट ढूंढ भी नहीं पाया था सबको, सब ने अलग अलग ढूंढा। हाँ, अब एक ढूंढ लेता तो फिर बाकी का नाम ही नहीं आता इसमें। हाँ सर। तो चलिए अभी दिखाते हैं और उस पर बात करते हैं। ये वही है क्या जिस लाइन की बात कर रहे थे? ओहो, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है देखने में। थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम मोर ऑप्शन में है। यस सर। अच्छा, मोर ऑप्शन में है जूम। उसके बाद जूम भी दिख रहा है। अरे वाह, ये आ गया। और ये थोड़ा ब्लर होगा, लेकिन दिख जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, दिख रहा है यहाँ पे, मुझे भी दिख रहा है। कोई बात नहीं, छोटा एक एक करके देखते हैं पहले। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो अगर दिख रहा है तो बिल्कुल थंब का जो है साइन सबको, मेरा थंब ऐसा है ऊपर की तरफ, है ना। और मुझे लगता है यूट्यूब में जो ऑप्शन होते हैं थंब का, वो भी आप लोग को दिखाना पड़ेगा कि अगर पसंद आ रहा हो तो। ऐसे नहीं, किसी का थंब नहीं लेंगे ऐसे। तो n = 1, ये है लेमन सीरीज। और ये लेमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट लिखा हुआ है। इसका मतलब जब इसने इस रीजन को ढूंढा था और ये लाइन उसको मिली थी, तो उसमें वो अल्ट्रावायलेट की प्रॉपर्टी थी। हाँ सर। मैंने आपको अभी भी बताया, EM वेव्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, और EM वेव्स में ये सब रीजन होते हैं, यस सर। है ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट। तो लेमन सीरीज जो है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप लाइन देखो, स्पेक्ट्रल लाइंस। कभी कभी ना अगर मेरे साथ 12th के बच्चे जुड़े होंगे तो मैं उनको बता दूं, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आपको ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ करने के लिए आता है। अब ये ऐसी लाइन है कि कोई बच्चा भी ड्रॉ कर दे, तो आप बच्चे ही हो, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं यहाँ पे वो क्या करना है। देखो, आप जहाँ से शुरू कर रहे हो ना लाइन, ये देख रहे हो आप, जहाँ से लाइन शुरू कर रहे हो, ऊपर से यहाँ से शुरू कर रहे हो आप। थोड़ा सा देखो, मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जहाँ से 7 से ले रहे हो, तो पहली लाइन आप 7 से नीचे तक ले लो, फर्स्ट तक। 6 से ले रहे हो तो 6 से भी फर्स्ट। तो जितने भी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो है ही। तो यहाँ तक आपको सारी लाइन लेके आनी है। तो कितनी लाइन हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन हो गई। यस सर। मैं भी गिनने लगा, तो 7 से शुरू किया था तो 7 ही लाइन होगी, है ना। यस सर।
तो ये जो है ये लेमन सीरीज है, क्योंकि ये लाइन जो है स्पेक्ट्रल लाइन, जैसे कि स्पेक्ट्रम में जो लाइन होती है ना, स्पेक्ट्रम में भी एक पैटर्न देखने को मिला था जिसको उसने विबग्योर बताया था, और वो स्पेक्ट्रम बताया था, वो प्रिज्म का स्पेक्ट्रम था, बड़ा अच्छा था, वो भी देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पे भी एक स्पेक्ट्रम ही मिला था उसे देखने को, लेकिन हाँ अलग अलग रीजन में मिला। तो जिस साइंटिस्ट ने, जिस लेमन ने अपने अल्ट्रावायलेट रीजन में ढूंढा, तो इसने अपना नाम दे दिया इस लाइन को कि भाई मेरा नाम लगा दो इस लाइन के साथ, लेमन सीरीज लगा दो। अब मेरा भी नाम होता कुछ तो मैं भी लगा देता, तो फिलहाल बिना नाम के चलाते हैं काम। उसके बाद दूसरी जो लाइन आई ये बार्मर सीरीज की थी यार। अब इसको गिनने की जरूरत है क्या मुझे? अच्छा 6 होगी। बिल्कुल ठीक है। तीसरी आ गई पास्चन की, लेकिन हाँ बार्मर जो था वो विजिबल रीजन में था, है ना। उसके बाद आ गई पास्चन की। लाइन कहाँ से? हमेशा 7 से ड्रॉ करना है, 7 6 4 5 3 ऐसे करके, और उसके बाद नीचे से आप एक एक करके छोड़ते जा रहे हो। ये देखो पहले बार में नीचे तक आए, उसके बाद नीचे वाले को छोड़ दिया, फिर ऊपर आए और छोड़ दिया, एक एक लाइन को छोड़ देना है। और फिर है ब्रैकेट, ये इंफ्रारेड रीजन में है। फिर आ गए पी फंड, ये भी इंफ्रारेड, ये देखिए 3 इंफ्रारेड रीजन में है। आपको टीचर जब पढ़ाते हैं ना तो आपको ये बोलते हैं कि बेटा पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड तीनों इंफ्रारेड रीजन में होता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आज आप यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान से देख लो, है ये इंफ्रारेड रीजन में, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो है नियर इंफ्रारेड रीजन है, ये फार है और ये फार है इंफ्रारेड। तीनों में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई कहता है कि ब्लू कलर देखना है, बोलते हैं ब्लू कलर, आप यहीं पे देखो ना, ये डार्क ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, और उधर उधर जाते जाओ और ये ग्रीनिश ब्लू हो गया। तो उसी तरह से ये जो है ना नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, इस तरह के रीजन को ये बनाता है। तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो पैटर्न मिल रहा है आपको, ये एक स्ट्रिप के टाइप का पैटर्न है जिसमें आपको सारे रीजन इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी रेंज की बात करें तो रेंज भी यहाँ पे है। रेंज की बात हम लोग ऑलरेडी हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसमें काफ़ी किया है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आता हूँ आपको, इसके बाद इसकी वैल्यू पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पे लेके चलते हैं, तो मैं अब फिर से इसको स्क्वीज़ कर देता हूँ, जूम आउट होने की कोशिश करता हूँ, मुझे आता नहीं, कर लेते हैं, फिर भी हो गया, ठीक है। और अब पेज को चेंज करते हैं, और मेरे पास अब पेज, इसके बाद की बात करते हैं, ठीक है। हाँ इसको रब कर लेते हैं, और इसमें जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू बताओ मुझे, इसकी वैल्यू सिर्फ 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर को मैं रखूँगा, ठीक है। 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर को मैं रखूँगा, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, क्योंकि अब जो है फर्स्ट से देखा जाए तो 1/1 का होगा, ठीक है, 1/1 का होगा, और ये हो जाएगा -1/∞। अगर 1 लिया ना हमने, n = 1 लिया, तो n = 1 और n2 = इन्फिनिटी हो जाना है, राइट। तो n = 1 और n2 = इन्फिनिटी हो जाना है। इसको हटा दूं मैं? ओके। क्या हो गया? मैंने ये भी सीख लिया अब तो। हाँ मैंने ये बिल्कुल क्लीन कर दिया एक बार में। और अच्छा हो गया। तो बात करते हैं एनर्जी की। n = 2 3 4 क्या है ये? n = 2 3 4 क्या है? काउंटिंग है? क्या है? क्या है? इंटीजर है। हाँ काउंटिंग तो सबको आती है। ये क्या है? इंटीजर है। अच्छा, अब जो आपको यहाँ पे देखना है, इंटीजर की तो बात कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखना है E2, मतलब एनर्जी लेवल सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे। एनर्जी लेवल किसमें? सेकेंड ऑर्बिट में। तो आपको मैंने बताया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आती है। सेकेंड ऑर्बिट मतलब 2, उसका स्क्वायर भी तो होगा सर, क्योंकि n स्क्वायर है। यस सर। क्या बात, शाबाश। इसको डिवाइड करना पड़ेगा। वैल्यू बताओ। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में
ये माइनस में, माइनस में। वेरी गुड। अच्छा, E3 की बात करें, यस सर। मतलब एनर्जी लेवल ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे बस। वेरी गुड, माइनस 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। इसको कितना लिखना है माइनस में? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू ना, ये वैल्यू पेपर में, MCQ में, नीट में डायरेक्ट आया हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है, यस सर। 13.6। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कभी कभी कन्वर्ट करके क्वेश्चन में दे देता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। अब जैसे वैल्यू आ गई ना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप कहोगे कि मैंने तो इतना ही पढ़ा था। तो पढ़ा था तो थोड़ा सा और पढ़ लेते तो क्या हो जाता। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्या करना है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है। किस में? जूल में। जूल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? -3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस सर। ये जैसे कर दोगे आप, 16 3 जा 48, मतलब 5 के रेंज में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप समझ लेना कि वही इसकी वैल्यू है। मल्टीप्लाई थोड़ा सा ही करना, इसको और इसको करना, पूरे को मत कर लेना, ठीक है। अच्छा, E4 मतलब फिर से माइनस, स्क्वायर हो जाएगा सर। अच्छा ऐसा होगा, हाँ सर। ओके। तो 4 का स्क्वायर मैं कर देता हूँ। अब कितनी आ जाएगी? माइनस, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड। अब इस तरह से 5 भी लिख दूँ? 5 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो -13.5 अपॉन 5 का स्क्वायर। अब क्या लिखना है इसमें? वैल्यू कुछ है क्या इसकी? 13.6। इसमें 13.6। अब इसमें कितना है बता रहे हो? 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो, ये तो पूरा ही हो गया। अब करते रहो फिर दिन भर, मुझे क्या फर्क पड़ना है। एनर्जी 6 के लिए भी निकाल ही लेते हैं। 6 के लिए निकाल, चलो अब परेशान क्यों होना। एनर्जी ऑर्बिट के लिए 6 के लिए -13.6, 6 स्क्वायर। अच्छा 6 का स्क्वायर, सॉरी, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब इसने, सारे बच्चों ने हमारे यहाँ पे इसकी वैल्यू को याद रखी है और मेहनत किया है। तो आप भी इसको याद रखो, है ना। ऐसे नहीं मार्क्स आएंगे। टिप पे क्वेश्चन है ना, जैसे कि आपके पास सारी बुक्स आती है, ये टिप, वो टिप, बुक का नाम होता है फिंगर टिप, फिंगर टिप। तो ये टिप पे रखना पड़ेगा, टिप मतलब जुबान पे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक नॉर्मल वे में काफ़ी एंटरटेनिंग क्लास रही आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं फिर से आप लोग को ज्वाइन कराऊंगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।